और सर, पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया। ये पाकिस्तान के अंदर भी सेटअप जो है ये कोई किसी ना किसी रुख जाके बैठेगा, या तो स्टेबल होगा या ये मज़ीद ही जान बपा करेगा। मैं एक किरदार को और माजी से ला के उसको उसकी वजाहत कर दूँ बहुत शॉर्टली कि वो इस पूरे वो भी अरब क़यादत थी, मगर वो कहाँ थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग क़यादत थी, और वो थे कर्नल मुअम्मर कद्दाफ़ी। अच्छा, अब कर्नल कद्दाफ़ी जो हैं, यानी आप देखें ना, एक तो इजिप्ट, शाह फैसल, शाह हुसैन, हाफिजुल असद, तो अरब क़यादत जो है उसको कैसे आप जमाल अब्दुल नासिर, कर्नल कद्दाफ़ी को तो आप नहीं कर सकते। लेकिन कर्नल कद्दाफ़ी का मामला ये रहा कि कर्नल कद्दाफ़ी जो हैं वो एक तो उनकी यासिर अरफात से नहीं बनी कभी भी, तो उन्होंने अबू नदाल ग्रुप को सपोर्ट किया। वो अबू नदाल ग्रुप जो कि यासिर अरफात के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। दूसरा ये हुआ कि वो अपने जो स्टार्ट उनका हुआ तो वो पैन अरबिज़म के तौर पे, यानी जमाल अब्दुल नासिर के साथ भी उनका वो रहा कि भाई ये पैन अरबिज़म, जमाल अब्दुल नासिर के बाद, यानी वो तो ज़ाहिर 1970 में चले गए थे दुनिया से जमाल अब्दुल नासिर, तो वो पैन अरबिज़म की उन्होंने बात शुरू की कि अरब दुनिया का एक लीडर, और अपनी उनकी प्रो सोवियत भी थे, लेकिन फिर एक ग्रीन बुक भी थी। फिर वो इशू ये है कि वो पैन अरबिज़म के लिए तो ज़रूरी है ना कि अरब मुल्क आपको माने, तो सऊदी अरेबिया और बाकी जो खलीजी रियासतें हैं वो तो सऊदी अरेबिया के उसमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थी उस वक्त। वो कद्दाफ़ी साहब इधर बाद पैन अरबिज़म भी नहीं हुआ। साथ ही ये हुआ कि वो ग्रेजुअली वो पैन अरबिज़म से वो चले गए पैन अफ्रीकनिज़म की तरफ, यानी अफ्रीकन यूनियन उन्होंने 2002 में बनाई। 1998 उन्होंने ग्रेजुअली ये कहा कि अपने मैं किसी तरह से ताल्लुकात बेहतर बनाऊँ, ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है तो अपने ताल्लुकात को मगरबी मुल्कों के साथ मैं बेहतर करूँ। तो उन्होंने लॉकरबे बॉम्बिंग जो थी उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे दूंगा जो लीबिया पे इल्ज़ाम था। और फिर 2000 में जो है वो ये हुआ कि उन्होंने ग्रेजुअली अमेरिका से भी बातचीत उनकी शुरू हुई। कॉन्डोलीज़ा राइस तशरीफ़ लाई लिबिया 2004-5 में, आगे पीछे की। कॉन्डोलीज़ा राइस लिबिया आई और वो कर्नल कद्दाफ़ी से उन्होंने मुलाकात की। ये गए बरतानिया, इन्होंने टोनी ब्लेयर से मुलाकात की, ये 2004-5 ये आगे पीछे। और कर्नल कद्दाफ़ी जो हैं उसके बाद वो 2009 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन से ख़िताब किया। ये 69 के बाद उनका दूसरा ख़िताब था, और कोई मुलाकात उनकी अमेरिका में नहीं हुई, लेकिन वो गए। कॉन्डोलीज़ा राइस आई और निकोलस सरकोजी भी आए फ्रांस के, उन्होंने भी विजिट किया लिबिया। तो वो ग्रेजुअली अपने आप को बेहतर कर, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस तरह अरब स्प्रिंग शुरू हो गई और वो उसमें दुनिया से चले गए। तो अरब लीडर्स जो हैं वो इस पूरे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो कैसे हुआ कि वहाँ पे, अच्छा, जो वाहिद प्रोमिनेंट यानी सऊदी, यानी वैसे तो अरब हम कहें तो सीरिया तो मौजूद रहा वहाँ, सीरिया तो लेबनान में आज भी, मैंने आपसे कहा ना कि सीरिया जो है वो उसके लिए जियो स्ट्रेटेजिकली वो अपना एक फ्लैंक समझता है लेबनान को, कि लेबनान इस तरफ से जो है वो बहुत अनसेफ होगा अगर वहाँ पे कोई अनफ्रेंडली सेटअप आ जाता है। ये नहीं कि इसराइल आ जाता है, इवन कोई अनफ्रेंडली सेटअप भी आता है तो वो भी सीरिया उसको ज़रा जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ा मजबूत मुल्क है, पुराना मुल्क है सीरिया। तो सीरिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ कोई ऐसा सेटअप, ऐसे लोग ना आके बैठें जो सीरिया के लिए प्रॉब्लम बने। सीरिया अभी तक आप देखें ना ज़रा खामोश है, बशारुल असद ज़रा खामोश है, वो देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। लेकिन सीरिया जो है जो भी कुछ करेगा वो ईरान के साथ, उसका एक पुराना सिलसिला है जो कि आप समझें कि उस दौर का है, जो जब ये सारे तनाज़ात शुरू हुए थे, अरब ये इराक ईरान वॉर और सारा 80 की दहाई से। तो इस वक्त सीरिया की तरफ से स्टेट में कोई नहीं है, लेकिन सीरिया जो है वो खाना जंगी में उलझा रहा है दरमियान में। जो सिविल वॉर हुई है सीरिया में, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के लोग वहाँ गए और एक्सपोज हुए हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो नारे लगा रहे हैं और पिक्चर तस्वीरें, और वो ऑटिज़म जिन बच्चों को है वो उनके पूरा वो, क्योंकि जो 2000 की दिहाई है वो है मशीन लर्निंग की दिहाई, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन लर्निंग है बहुत ओवर सिंप्लीफाई 2000 से, और फिर 2010 के बाद की जो है वो डीप लर्निंग और ये न्यूरल नेटवर्क्स और ये सारा। और फिर 2000 ये जो दिहाई अगली शुरू हुई है 2001 से, ये है जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये है कि इस दौरान वो बच्चे
एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करते 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 उन्होंने ये तस्वीर उसके साथ जोड़ी, अच्छा ये आदमी, इसकी ऐसी आवाज़ है, इसकी ऐसी इंटेलिजेंस, वो पेनिट्रेट करते 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 वो जो था वो पूरा उनका, जो मैंने आपको बताया कि इसराइल का मोसाद का सिस्टम आगे चला गया। अब जो ये मुल्क हैं ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर पेनिट्रेशन कितनी हो गई है, और पेनिट्रेशन कितनी हो चुकी है, ये जो कम्युनिकेशन सेटअप है ये कहाँ तक जा चुका है, कितनी हो चुकी है, और इसके काउंटर जो है, जो दूसरी फोर्सेस हैं इसको, क्योंकि अब ये तो बड़े लेवल पे चला गया ना मामला। अमेरिका में बहुत से लोग थ्रेटन फील कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त कि इसराइल के पास क्या वो टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, जो कि नेटो के पास नहीं है, और क्या इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी भी है जो कहीं हमारे ही टेलीफोन्स और हमारी ही सिलिकॉन वैली सारी जो है, ये बच्चे वहाँ से सारे वहाँ गए और वहाँ से मतलब टेक्नोलॉजी, तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र तो बड़ा मुश्किल काम है। अब यह है कि क्या इसराइल अंदर एंटर होता है, उसने अमेरिकन को कहा है कि हम एंटर होंगे, एंटर होने के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि देखिए आप जितनी मर्जी एरियल बॉम्बिंग कर दें, जब तक आप ग्राउंड पे एंटर नहीं होंगे, आप तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मलबा नीचे नज़र आ रहा है आपको, अब आपने एंटर तो होना ही। ये देखें ना जो गजा में हुआ, आपने गिरा दी बिल्डिंग, सारा कुछ कर दिया, जो एंटर हुए तो बूबी ट्रैप, धमाके शुरू हो गए, लोग गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ और है। अफगानिस्तान में भी ऐसे हुआ था, कारपेट बॉम्बिंग हो गई ख़त्म, तबाह तोरा बोरा, बुड़ा दिया, चीज़ें वीज़ें उड़ा के ग्राउंड टू एंटर हुई ट्रैप। तो ग्राउंड ऑफेंसिव जो यही हुआ था वियतनाम में, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो कुछ और है। आप जो मर्जी जहाज़ों से गिरा दें, फ्लैट कर दें, नीचे आपको कुछ कोई जिंदगी, ये तो आप ये देखें ना 5000 पाउंड वजनी 85 बॉम्ब अगर ना होते तो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी तो काम नहीं हो रहा था ना, प्रॉपर आपने एक्सप्लोजिव्स मार के, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सारी टेक्नोलॉजीज थी 40 की दिहाई में और 30 की दिहाई में, लेकिन फिर भी आपको जो न्यूक्लियर वेपन गिरा के, सारी फौजों के बावजूद वेपन गिराया आपने तो जंग खत्म हुई। अगर न्यूक्लियर वेपन ना गिराते जापान पे तो अगले 20 साल दूसरी जंग अजीम ने चलना था, या पता नहीं 40 साल की अभी तक चलती ही जा रही है शायद वो भी। तो बात ये सारी कि अब ग्राउंड वो 60-70 हज़ार बंदा जो इसराइल का जो लितानी रिवर के इस तरफ है, और वो वहाँ पर कैसे सेटल होगा और उसको सिक्योर कैसे करेगी इसराइली फौज कि ये वहाँ पर दाखिल तो हो गए, ऑक्युपाई तो कर गए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, पीछे अगर लितानी वो गुलान से लोग आ गए तो आप अंदर ट्रैप हैं, ठीक है ना, अभी तो आप दूर से बैठ के वो, तो ये बड़ा एक ट्रिकी, इसमें सिनेरियोज क्या डेवलप होते हैं आगे आने वाले दिनों में ये देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रशिया के वजीर आजम कुछ देर पहले तेहरान पहुंच गए, ठीक है, और रशिया और चाइना की कंबाइंड एक्सरसाइजेज आर्कटिक रीजन में शुरू हो गई। और मैं हमेशा कहता हूं, ये बात दोहरा रहा हूं दोबारा, कि यूक्रेन का इशू सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहेगा, चाइना और रशिया जो आर्कटिक के ऊपर जो एक नई लेन्स बन रही हैं, जहाँ पे बर्फ़ पिघलने की वजह से जो रास्ते खुल रहे हैं, और एक तरफ बहुत बड़ा रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका है और दरमियान में फिनलैंड और बाकी मुल्क हैं सारे, तो वहाँ पर रशिया और चाइना की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। और नए वो मतलब है कि मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि ये एक बहुत बड़ी जंग है, ठीक है ना, उधर सूडान, वेनेजुएला, यूरोप के अंदर इलेक्शंस, यूक्रेन, साउथ चाइना सी, ये जो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, ये जो हमारे खत्ते में हो रहा है, तो ये सब को आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो दोबारा आप 100 साल पहले चले जाएंगे, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और अल्टीमेटली वो एक किसी बड़ी जंग का हिस्सा बन जाएंगे जी, जो कि पहली जंग अजीम थी। उससे पहले भी तो बहुत सी छोटी छोटी जंगें हो रही थी ना, दूसरी जंगें थी, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन यह है कि कोल्ड वॉर तो नहीं है, कम से कम हॉट वॉर की तरफ चली गई है दुनिया बहुत तेज़ी के साथ। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अमन आए जल्दी और ये मामला किसी तरह से हल हों। और जो 40-50 हज़ार लोग ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं गज़ा में, उनको तो शायद बिल्कुल ही लोग भूल गए हैं, क्योंकि अब ये मामला लेबनान की तरफ चला गया।